अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर वैरायटी ऑफ लाइफ स्टार्ट कर दिया था। इसका आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज वायरस की। एनिमल डिसीजेस को डिस्कस करेंगे। प्रायोन्स एंड विरियोट्स क्या होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरियोफेज वायरस किसे कहते हैं? वो वायरस जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे उन्हें बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। इन्हें बैक्टीरिया ईटिंग वायरस भी कहते हैं। इनकी बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स पर कंप्राइज होती है। इसका हेड पार्ट होता है जिसमें इसका न्यूक्लियर मटेरियल होगा। दूसरा इसका टेल पार्ट है जिसके अंदर ये शीट है इसकी, ये बेस प्लेट है और ये इसके टेल फाइबर्स है। शीट का क्या फंक्शन है कि जब ये किसी सेल के ऊपर जाके अटैक करेगा तो ये शीट कॉन्ट्रैक्ट होगी, फ्लेक्सिबल नेचर है ये। बेस प्लेट के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम्स, जो कि होस्ट सेल की वॉल को रप्चर करेंगे। इसी तरह जो है टेल फाइबर का फंक्शन क्या है कि ये अटैचमेंट में हेल्प करेंगी होस्ट सेल की। लाइफ साइकिल क्या है बैक्टीरियोफेज वायरस की? 2 वेज हैं लाइफ साइकिल के इसमें। एक लिटिक साइकिल है, दूसरा लाइसोजेनिक है। लिटिक साइकिल में क्या होगा कि सेल की डेथ हो जाएगी। जिस होस्ट सेल के ऊपर ये अटैक करेंगे उसकी लिसिस करवा देंगे, डेथ करवा देंगे। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा कि ये अपनी रेप्लिकेशन को इंक्रीज करेंगे मगर उस सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे कैरियर के तौर। लिटिक साइकिल क्या है? वो साइकिल जिसमें जो है वायरस अटैक करेगा किसी भी होस्ट सेल के ऊपर और उसकी वॉल को या उसके सेल को रप्चर कर देगा, तो ये लिटिक साइकिल है। लिटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज जो है वो आकर सबसे फर्स्ट रिसेप्टर साइट पर अटैच होगा। रिसेप्टर साइट कौन सी साइड होती है? वो साइड है जहाँ कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं। इन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स का क्या फंक्शन है कि ये केमिकल मैसेंजर को सेंस करेंगे। इसी तरह ये इसकी रिसेप्टर साइड है बैक्टीरियल सेल की, जहाँ बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो आकर अटैच हो रहा है। अब ये किसको सेंस करेंगे? यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर एक एंजाइम है लाइसोजाइम, इसको ये सेंस करेंगे। सेंस करके क्या करेंगे? अब ये इसकी जो वॉल है इसको रप्चर करना शुरू कर देंगे। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये यहाँ पर इसकी बेस प्लेट है, इसमें एक एंजाइम मौजूद है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का फंक्शन क्या है कि ये इस सेल वॉल को जो है बैक्टीरियल सेल की रिसेप्टर साइट पर उसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक करेगा ताकि ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इजीली इंसर्ट कर सके। तो पहला फेज क्या है कि ये अटैच होगा रिसेप्टर साइट पर और अपना न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इसका इंजेक्ट करेगा होस्ट सेल के अंदर। अब जब ये इंजेक्ट कर देगा तो सेकंड स्टेप क्या होगा कि ये जो डीएनए है इसका न्यूक्लियर मटेरियल है बैक्टीरियल के न्यूक्लियर मटेरियल यानी बैक्टीरियल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सेकेंड फेज में ये इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है ये इस सेल के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लेगा। कंट्रोल हासिल करेगा तो क्या करेगा? अपनी ही प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा और अपनी ही न्यूक्लिक एसिड का जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको बनाना शुरू कर देगा। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये न्यूक्लियर मटेरियल बना रहा है अपना और अपनी प्रोटीन बना रहा है। ये वाला जो पार्ट है जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है ये यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में मौजूद है। इसने इस पूरे सेल के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करके क्या करा है? अब इसने इसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर कर अपनी प्रोटीन और अपने फेज डीएनए की कॉपीज बनाना शुरू कर दी। अब जब ये कॉपीज बना लेगा तो ये जो प्रोटीन है इसकी, इससे ये अपना हेड पार्ट डेवलप कर लेगा। हमने पढ़ा था कि इनका जो हेड होता है वो प्रोटीन नेचर होता है, कैप्सिड कहते हैं, जो छोटी छोटी यूनिट कैप्सोमियर से बनकर मिलकर बना। तो न्यूक्लियर मटेरियल तो अपना वहीं रहेगा। ये जो प्रोटीन के जो कॉपीज हैं छोटी छोटी जी, इनसे ये अपना हेड पार्ट डेवलप कर लेगा। अब ये हेड एम्प्टी है और यहाँ पर इसके पास इसका न्यूक्लियर मटेरियल भी मौजूद है। तो अब क्या होगा? असेंबली होना शुरू हो जाएगी, ये इसके अंदर कंबाइन होना शुरू हो जाएगा, पैक होना शुरू हो जाएगा। एम्प्टी हेड के अंदर एक न्यूक्लियर मटेरियल जो फेज डीएनए का था वो इसके अंदर पैक होना शुरू हो जाएगा। पैक हो जाएगा तो फिर ये अपने हेड पार्ट है, अब ये यहाँ पर अपनी शीट बनाना शुरू कर देंगे। कॉरल बनेगा, शीट बनेगी, बेस प्लेट बनने लग जाएगी और आखिर में क्या टेल फाइबर ऐड हो जाएंगे।
तो इस तरह ये पूरा जो है वो बैक्टीरियोफेज अगेन डेवलप हो गया बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब क्या होगा कि ये जो सेल है इतनी तादाद में जमा होगा इस सेल के अंदर कि एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा बैक्टीरिया की वॉल के ऊपर। अब ये प्रेशर क्या करेगा, इस वॉल की लिसिस कर देगा। ये होस्ट था इसका जिसके अंदर इसने अपना न्यूक्लियर मटेरियल इंजेक्ट किया था, कॉपीज बनाई थी, कॉपीज बनाने के बाद अपना पूरा डेवलप कर लिया था स्ट्रक्चर। अब जब ये डेवलप हो गए पूरे बैक्टीरिया फेज तो इसने इसकी वॉल को अब रप्चर करना शुरू कर दिया। रप्चर करेंगे तो ये रिलीज हो जाएंगे जो बैक्टीरिया फेज वायरस है। तो ये लिटिक साइकिल है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया फेज वायरस किसी भी होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा, अपना न्यूक्लियर मटेरियल इंजेक्ट करेगा, उसके साथ इनकॉर्पोरेट होगा, इनकॉर्पोरेट होने के बाद अपनी प्रोटीन और न्यूक्लियर मटेरियल को डेवलप करेगा, इसके सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर लेगा बैक्टीरिया के। कंट्रोल करने के बाद क्या होगा, अब हेड डेवलप कर लेगा और न्यूक्लियर मटेरियल। अब ये जो है वो पैक होना शुरू हो जाएंगे हेड के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल। पैक होने के बाद जो है वो अपनी शीट बनाना शुरू कर देंगे और टेल फाइबर्स बना लेंगे। जब ये पूरा बैक्टीरिया फेज वायरस डेवलप हो जाएंगे, बहुत सारे डेवलप हो जाएंगे सेल के अंदर, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा और ये वॉल से रप्चर होकर बाहर रिलीज हो जाएंगे। अब ये रेडी है दूसरे बैक्टीरियल सेल पे इंफेक्शन कॉज करने के लिए। तो ये लिटिक साइकिल है जिसके अंदर ये अपने होस्ट जिसके अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे उसे ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब सेकेंड साइकिल कौन सी होती है हमारे पास, लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या है, ये होस्ट की लिसिस नहीं करवाएंगे, उसके अंदर ही मौजूद रहेंगे। पहले बैक्टीरिया फेज आकर रिसेप्टर साइट पर अटैच होगा। रिसेप्टर साइट का क्या काम है कि ये सेंस करेगी मॉलिक्यूल्स को, यानी कि ये जो यहाँ से बेस प्लेट से लाइसोजाइम्स सिक्रीट करेगा एंजाइम, इसको सेंस करेगी और इस वॉल को रप्चर कर देगी। रप्चर कर देगी तो ये अपना न्यूक्लियर मटेरियल इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। इंजेक्ट करेगा तो फिर ये इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा सेकेंड स्टेप में। अब ये वाले जो दो स्टेप हैं ये दोनों लाइफ साइकिल में सेम हो जाएंगे इनकॉर्पोरेट होने तक। इसके अंदर जो थर्ड फेज है वो ये है कि ये अपनी जो फेज का डीएनए होगा उसकी रेप्लिकेशन करवा लेगा, डुप्लीकेट कॉपी करा लेगा। डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, दो डिफरेंट कॉपीज बन जाएंगी। अब यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस होगा, यानी ये जो एक सिंगल सेल है इसके अंदर कुछ कॉन्स्ट्रक्शन डेवलप होगी, इनवर्टली ग्रो होने लगेगा ये, और एक वक्त आएगा कि ये एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। फिर दोबारा से ये नया सेल बन जाएगा, दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इस साइकिल के अंदर होस्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा, सिर्फ और सिर्फ ये इसके डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो रहा है, अपने नंबर इंक्रीज कर रहा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और होस्ट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये डैमेज नहीं होगा। इस वाले में क्या होता है कि ये होस्ट की लिसिस करवा देता था, उसका सेल ब्रेक करवा देगा लिटिक साइकिल। लिटिक मतलब लिसिस करवा देगा। लाइसोजेनिक में ये इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर इंक्रीज करेगा। एक और डायग्राम में इससे देखते हैं। ये पहले बैक्टीरिया फेज वायरस है, ये इसके साथ अटैच हुआ, अटैच होने के बाद इसने अपना न्यूक्लियर मटेरियल इसमें इंजेक्ट कर दिया, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। इसके बाद क्या हुआ, ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये इसके सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर लेगा, कंट्रोल करके ये अपनी प्रोटीन और अपना न्यूक्लियर मटेरियल बनाना शुरू कर देगा। फिर ये असेंबल होने लगेंगे, असेंबल होने के बाद इनकी लिसिस हो जाएगी, बैक्टीरियल सेल की वॉल रप्चर हो जाएगी और ये फेज रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होकर दोबारा से ये रेडी हैं हम दूसरे सेल पर अटैक करने के लिए। इसी तरह सेकेंड साइकिल में क्या होगा कि ये इंजेक्ट करेगा अपना डीएनए, ये इसके साथ इनकॉर्पोरेट होकर इस फॉर्म में आएगा। इनकॉर्पोरेट होने के बाद क्या होगा कि ये बाइनरी फ्यूजन से दो सेल्स में डिवाइड होंगे, अब नई सेल्स बनते जाएंगे, बहुत सारे सेल्स बनते जाएंगे जैसे जैसे डिवीजन होती जाएगी और डुप्लीकेट कॉपीज बनती जाएंगी। तो लिटिक साइकिल में होस्ट डैमेज हो जाएगा, लाइसोजेनिक में होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी न्यूक्लियर मटेरियल की कॉपीज बढ़ाएगा। अब सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, एनिमल डिसीजेस। पोलियोमाइलाइटिस ये डिजीज का नाम है जो वायरस से होती है। वायरस कौन सा, पोलियो वायरस। क्रिप्लिक डिसीज है, माजूरी कॉज कर देती है ऑर्गेनिज्म में जिनमें होती है। कैसे करती है कि नर्व सेल को डैमेज कर देती है, पैरालाइज कर देती है। ये नर्वस सिस्टम है,
ये नर्व्स नज़र आ रही हैं। इन नर्व्स को जो है वो ब्लॉक कर देगा ये वायरस। जब यहाँ से ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो ये पैरालाइज हो जाएंगी, और ये वाला जो सपोज करें यहाँ पर इसने वायरस ने अटैक किया था और यहाँ पर ये ब्लॉकेज कर रहा है ब्लड की, तो ये वाला ऑर्गन पैरालाइज हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा। इसी तरह ये फुट में भी कर सकते हैं और हेड में भी, किसी भी। मगर जिस जगह की नर्व को ये ब्लॉक करेंगे वहाँ ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी और पैरालिसिस हो जाएगी। कैसे ट्रांसमिट होगा ये वायरस ऑर्गेनिज्म के अंदर? माउथ से ट्रांसफर होगा, माउथ से एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, ब्लड वेसल्स में, सर्कुलेशन से ये नर्व्स में आ जाएगा, नर्वस सिस्टम में चला जाएगा। अब यहाँ जो वायरस है ये ब्लॉक कर देगा पैसेज ब्लड की सप्लाई को, जिससे क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगी ऑर्गन्स की। कोल्ड अदर डिसीज है एनिमल, ये रीनो वायरस से होती है, जो कि अनइनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। अनइनवेलप मतलब इसके पास कोई आउटर कवरिंग नहीं है, प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस यानी कि ये अपने एमआरएनए को यूटिलाइज करके डायरेक्टली प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देगा। 200 कॉपीज हैं, 200 डिफरेंट वायरसेस हैं कोल्ड के। इनमें हर दफ़ा म्यूटेशन होती रहती है या कुछ ना कुछ इनके कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी इतनी सारी टाइप्स हैं। वायरस जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके डिसीज कॉज करेगा। कैसे ट्रांसमिट होगा? ड्रॉपलेट्स के थ्रू, कफिंग के थ्रू। किसी भी पर्सन को कोल्ड है और उसमें कफिंग होगी, स्नीजिंग, सलाइवा के थ्रू, या किसी भी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट को जो है वो टच करने से ये वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। ड्रॉपलेट के थ्रू, जो कि कफिंग या स्नीजिंग से प्रोड्यूस होंगे, सलाइवा से कांटेक्ट के थ्रू, या किसी भी कंटेमिनेटेड सरफेस जहाँ पर कोई ये ड्रॉपलेट्स मौजूद है उनसे अगर कांटेक्ट हो जाएगा तो ये वायरस हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा। फ्लू और इन्फ्लुएंजा। फ्लू जो है वो माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस से होगा। वो स्ट्रैंड है ये आरएनए का जो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाएगा, कॉपी बनाने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। वायरस की शेप क्या है? ये बॉल लाइक है, स्पायरिकल है, स्पाइक्स होंगी, ये बॉल लाइक है। ये जो बाहर नजर आ रही हैं स्पाइक्स होंगी, यहाँ इस स्पाइक्स को यूटिलाइज करके ये किसी भी सेल की सरफेस के ऊपर जाके अटैच होगा। ट्रांसमिट कैसे होगा ये? इन्फेक्टिशियस ड्रॉपलेट से, सलाइवा के थ्रू, या कट लगे होंगे, वुंड्स लगे होंगे स्किन में, तो वहां से ये ट्रांसमिट हो जाएगा। अब कुछ सिम्टम्स जो हैं वो कोल्ड और फ्लू के कॉमन हैं, जैसे कि कफ, रनी और स्टफी नोज है, शॉर्ट थ्रोट है, गले का खराब हो जाना, हेडेक, सर में दर्द हो जाना। और कुछ कोल्ड के सिम्टम्स हैं जैसे कॉन्जेशन, वाटरी एयर्स यानी कि वाटर का रिलीज होना आइस से, टायर्डनेस को फील करना, थकावट महसूस करना, ये कोल्ड के सिम्टम्स हैं। मगर फ्लू में क्या होगा? फ्लू जो है वो इस कोल्ड की एक्सट्रीम कंडीशन है, एडवांस कंडीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा जब कोल्ड बढ़ जाएगा तो फ्लू हो जाएगा। फ्लू में क्या होगा? फीवर होने लग जाएगा। यहाँ फीवर नहीं होगा, यहाँ फीवर हो जाएगा स्टार्ट, बॉडी में एचेस हो लग जाएंगे और फेटिकनेस हो जाएगी। तो जो एक्सट्रीम लेवल है कोल्ड का उसको फ्लू कहते हैं। जब फीवर हो जाए तो समझे फ्लू है, और अगर बॉडी टाइट महसूस करे या वाटरी एयर्स हो तो ये कोल्ड कहलाते हैं, जिसमें कफ भी हो सकता है, सोर थ्रोट या हेडेक भी हो सकता है। मगर जब ये फीवर तक पहुंच जाए तो समझे फ्लू है। येलो फीवर, इंसेफेलाइटिस एंड डेंगू, ये सब के सब जो है वो आर्ब्रो वायरस से होते हैं। आर्ब्रो वायरस कौन से हैं? ये आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस है, यानी आर्थ्रोपोड जो है वो ट्रांसमिट करेंगे इन वायरसेस को, वेक्टर के तौर पर एक्ट करेंगे। ये एक वायरस है और ये एक मॉस्किटो है। ये वायरस इस मॉस्किटो के अंदर मौजूद रहेगा, मगर जब ये मॉस्किटो जो है किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जाके बाइट करेगा तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये मॉस्किटो यहाँ पर वेक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा है, यानी कि ये ट्रांसफर कर रहा है वायरस को किसी दूसरे इंडिविजुअल से। ट्रांसमिट होगा इंसेक्ट से
ज़रूरी नहीं है मॉस्किटो, कोई इंसेक्ट भी हो सकता है या आर्थ्रोपोड्स का कोई दूसरा मेंबर भी हो सकता है। अटैक कहाँ करेगा वायरस? लीवर पर, किडनी पर या ब्लड कैपिलरीज पर। इंसेफेलाइटिस क्या है? ये इन्फ्लेमेशन है ब्रेन की। वायरस जो है वो नर्व सेल पे डैमेज करेगा और स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी ब्रेन में, तो इसे इंसेफेलाइटिस कहते हैं। येलो फीवर क्या है? येलो फीवर मॉस्किटो से होगी, जिसमें जो हाई फीवर होगा, ज्वाइंटनेस होगी। ज्वाइंटनेस किसे कहते हैं? येलो कलरेशन को। स्किन या ये जो आई का पार्ट है स्कैलरा, ये येलो होना शुरू हो जाएगा। येलो कैसे हो रहा है? ये कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, ब्लड सेल्स जो है वो 120 डेज में एक्सपायर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, फिर नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब ब्लड सेल ब्रेक होते हैं तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाइल में जाते हैं, बाइल से इंटेस्टाइन में जाते हैं और फिर एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। मगर क्या होता है, समटाइम जो है वो लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। ये जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन है ये लीवर तक पहुंच ही नहीं पाते, बल्कि ये ब्लड के अंदर फैल जाते हैं। ब्लड में फैल जाते हैं तो उससे ये येलो कलरेशन स्टार्ट हो जाती है इसके। तो यही वजह है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ब्लड का, वो ब्लड में ही ट्रांसमिट हो जाता है, जिसकी लिवर में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से येलो कलरेशन हो जाती है आइस की या स्किन की, जिसे जॉइंटनेस कहते हैं। डेंगू क्या है? ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है। 3 to 14 डेज में इसके सिम्टम्स अपेयर होने लग जाएंगे। यहाँ जो वायरस अटैक करेगा वो वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करेगा। वाइट ब्लड सेल्स की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी, फीवर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, मसल्स और जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाएगा। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ये जो इस वायरस से कोज होता है वो रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्या करेंगे? ये किसी भी होस्ट सेल के अंदर जाएंगे और इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे? लिसिस स्टार्ट कर देंगे वाइट ब्लड सेल्स की, जिसको हम डिटेल में जो है वो एड्स का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करेंगे, वहां जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे डीएनए के साथ और अपनी कॉपीज बनाएंगे और फिर उन सेल्स को डैमेज कर देंगे। रेबीज क्या है? रेबीज रेप्टोवायरस से होता है। इस डिसीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, यानी वाटर से डर लगने लग जाता है जिन पर्सन को हो जाती है। ट्रांसमिट कैसे होता है वायरस? बाइटिंग से एनिमल्स की। अब ये एनिमल्स जो है कैट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकते हैं और फॉक्सेस भी हो सकते हैं। ये जो वायरस है रेप्टो वायरस, ये इस एनिमल के सलाइवा में मौजूद होता है। तो जब ये बाइट करेगा किसी भी मैन को तो ये इसके सलाइवा के थ्रू बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस डिजीज को रेबीज कहते हैं और इसकी एक प्रॉपर वैक्सीन होती है। मीजल्स एंड मम्स। मीजल्स एंड मम्स किससे ट्रांसमिट होते हैं, किस वायरस से होते हैं? वो पैरामिक्सो वायरस है, माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। माइनस स्ट्रैंड यानी कि ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट करवाएगा। मीजल्स में क्या है? सिम्टम्स जो है वो 10 to 12 डेज में अपेयर होंगे और ये जो सिम्टम्स जब अपेयर होंगे वो 7 to 10 डेज तक रहेंगे। इनिशियल सिम्टम्स में क्या होगा कि फीवर हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, कफ होगा, रनिंग नोज होगी, स्मॉल वाइट स्पॉट्स डेवलप होंगे जिन्हें कैपोलिक स्पॉट्स कहते हैं। सिम्टम्स जो है वो यूजुअली हेड से स्टार्ट होंगे और फिर ये फुट तक आएंगे। आईज जो है वो रेड हो जाएंगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, सूज जाएंगी, नोज रनिंग होगी और कफ शुरू हो जाएगी और कुछ कैपोलिक स्पॉट्स डेवलप हो जाएंगे माउथ के अंदर। तो 7 to 10 डेज में इसके सिम्टम्स जो अपेयर होंगे इन्फेक्टेड पर्सन में वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इसे खसरा भी कहते हैं उर्दू में। मम्स जो है वो इन्फ्लेमेशन है सलेवरी ग्लैंड्स का। सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेल होने लग जाएंगे। ये नॉर्मल सलेवरी ग्लैंड्स हैं और इसके अंदर पैराटाइड ग्लैंड है। इसके अंदर ये वायरस अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या करेगा? अपनी कॉपीज बढ़ाने लगेगा
कॉपीज बढ़ाएगा तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। इस डिसीज को जो जिसमें ये सेलेब्री ग्लैंड है ये स्वेल होने लग जाए वायरस की वजह से, इसको मम्स कहते हैं। प्लांट डिसीजेस, प्लांट में भी वायरस अटैक करता है। सबसे पहली जो डिसीज रिपोर्ट हुई थी प्लांट में वो टोबैको मोसैक डिसीज थी, और इसी डिसीज की वजह से वायरसेस आइडेंटिफाई हो रहे थे। ये किस वायरस से होती है? टोबैको मोसैक वायरस से। लीव्स कैसे हो जाएंगे? रिंकल और मोल्टेड हो जाएंगे, और फिर मोसैक की अपीयरेंस स्टार्ट हो जाएगी। इस डिसीज में क्या होगा कि वायरस जो है वो जाइलम सेल्स पे अटैक करेगा और इसके फ्लोएम सेल्स पे अटैक करेगा। जाइलम सेल पे अटैक करेगा तो क्या करेगा? इससे तमाम वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह जब फ्लोएम सेल्स पे अटैक करेगा तो इसका जो फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब इससे ये फूड मटेरियल और इसका वाटर ही ले लिया जाएगा तो सेल के ऊपर कुछ पैचेस डेवलप हो जाएंगे, डैमेज होने लग जाएंगे सेल फूड की शॉर्टेज की वजह से। तो ये जो पैचेस डेवलप होंगे येलो, पेल येलो या ब्राउन कलर के, इनको मोसैक कहते हैं। तो इस डिसीज में मोसैक की अपीयरेंस हो जाती है, शॉर्टेज हो जाता है फूड, मिनरल्स, वाटर प्लांट के अंदर, क्योंकि ये वायरस एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके डैमेज कर देता है जाइलम और फ्लोएम के सेल्स को, जिसकी वजह से मोसैक का अपीयरेंस हो जाती है। इस मोसैक का अपीयरेंस की वजह से ही इसका नाम टोबैको मोसैक डिसीज रखा गया था। रोड शेप वायरस है ये और आरएनए वायरस है। ट्रांसमिशन कैसे होगी प्लांट वायरसेस की? टू वेज हैं इसके भी, एक वर्टिकल ट्रांसमिशन है और सेकंड टाइप कौन सी है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या होगा? वर्टिकल ट्रांसमिशन में जो है वो इन्फेक्टेड प्लांट से जो है वो जो नए बनने वाला दूसरा प्लांट होगा उसमें ट्रांसमिट होगी। एसेक्सुअल वेज से भी हो सकती है, यानी कि कटिंग के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज, वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं, वायरस पार्टिकल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। अगर कोई सीड है जो किसी एक इन्फेक्टेड प्लांट ने प्रोड्यूस किया है उसके अंदर ऑलरेडी वायरस मौजूद था, तो अब इससे जो प्रोड्यूस होने वाला सीड है उसके अंदर भी वो वायरस मौजूद होगा। अब जब इस सीड को सो कर दिया जाएगा, नए प्लांट प्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये वायरस उस नए प्लांट में भी ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस तरह की ट्रांसमिशन जो पेरेंट प्लांट से उसके डॉटर प्लांट में ट्रांसमिट होगी वो वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाती है, इनहेरिटेड होती है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में क्या होगा कि इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट हो जाएगी। अब इसके डिफरेंट वेज भी हैं। अगर किसी प्लांट में कट लगा हुआ है तो उस कट के थ्रू ये वायरस पार्टिकल्स इंटर हो जाएंगे उस हेल्दी प्लांट्स के अंदर। वेक्टर के थ्रू यानी इंसेक्ट की बॉडी के थ्रू भी ट्रांसमिट हो जाएंगे, जैसे ये एफिड्स यानी ये इंसेक्ट्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर वायरस मौजूद है। जब ये किसी भी हेल्दी प्लांट के ऊपर जाकर स्टे करेंगे तो ये वायरस उसके अंदर ट्रांसमिट कर देंगे। किसी भी कंटेमिनेटेड टूल्स के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा। बहुत से टूल्स यूज़ करे जाएंगे जब गार्डनिंग की जाएगी, तो अगर उन टूल्स के ऊपर ये वायरस मौजूद है, वायरस पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो जो नए बनने वाले वायरसेस प्लांट्स होंगे उनके अंदर ये इजीली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये वाली ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड से हेल्दी है और वो वाली ट्रांसमिशन पेरेंट प्लांट से डॉटर प्लांट में थी, जिसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। प्रायोन्स क्या है? ये मिसफॉल्टेड प्रोटीन्स हैं। इन्फेक्टिशियस मिसफॉल्टेड प्रोटीन्स को प्रायोन्स कहते हैं। ये प्रोटीन है। प्रोटीन नॉर्मली आपने सुना होगा प्रोटीन के अंदर कैसे एबिलिटी है भाई ये कैसे दूसरे सेल को डैमेज कर देगी। तो ये प्रायोन्स क्या करेंगे? ये नॉर्मल प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाने के बाद क्या करेंगे? उनको भी अपनी तरह मिसफॉल्टेड शेप में कन्वर्ट कर देंगे। ये एक नॉर्मल प्रोटीन है जिसका हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब अगर इन प्रोटीन्स के साथ कोई भी प्रायोन्स की प्रोटीन अटैच हो जाएगी तो ये इस प्रोटीन का शेप चेंज कर देंगे। अगर ये हेलिकल है तो इसको प्लेटेड यानी कि इस तरह की स्मूथ शीट्स में कन्वर्ट कर देंगे, बीटा प्लेटेड शीट्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब जब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, हेलिकल से ये इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगी, तो यकीनन इसका जो फंक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये नॉर्मल प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं और इनको मिसफोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती हैं।
ये एक नॉर्मल प्रोटीन है, ये एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है जो कि स्मूथ है, ये हेलिकल फॉर्म है प्रोटीन की, और ये बीटा प्लेटेड शीट्स है। तो इस नॉर्मल प्रोटीन को इस तरह स्मूथ फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। जब स्मूथ फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी तो इनके फंक्शन पे भी इफेक्ट। प्रायोन्स क्या कॉज करते हैं? न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज कॉज करते हैं मैमल्स के अंदर। प्रायोन्स का फंक्शन क्या है कि एनिमल्स में डिसीज कॉज करेंगे, इनका प्लांट से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अटैक कहाँ करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ उनके न्यूरॉन्स के ऊपर अटैक करेंगे। एक डिसीज है जो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुई थी प्रायोन से, वो है स्क्रैपी डिसीज जो शीप में होती है। ये इसके न्यूरॉन पर अटैक करेगी, न्यूरॉन डैमेज होने लग जाएगा, सिग्नल्स नहीं मिलेंगे उसको। तो एक जो सिम्टम्स डेवलप होंगे इस डिसीज में वो है इचिंग के। अब ये किसी भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो स्क्रैप करने लग जाएगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, स्क्रैप करेगी तो ये जो इसके हेयर्स हैं ये भी झड़ने लग जाएंगे। अब जो है इसकी स्किन जो है वो नेकेड हो जाएगी, हेयर नहीं मौजूद है इसके ऊपर, कवरिंग नहीं मौजूद है उसके ऊपर, तो इसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म इजीली अटैक कर सकता है। तो प्रायोन ने क्या किया था, इसके न्यूरॉन्स के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद क्या है इसमें इचिंग कॉज हो गई और स्क्रैप करना शुरू कर दिया इसने किसी भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी हेयर लॉस हो गए। तो अब ये स्किन की कवरिंग जो आउटर कवरिंग थी इसकी वो रिमूव हो गई। अब ये इजीली जो है वो दूसरी डिसीजेस से अटैक कर सकती हैं, दूसरी डिसीजेस भी, और इस न्यूरॉन के डीजनरेट होने से इसकी डेथ भी हो सकती है। अदर जो है वो मैड काउ डिसीज है, इसमें भी जो है वो प्रायोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करेंगे किसी भी काउ के, और उसके ब्रेन या नर्व सेल को डैमेज कर देंगे और वो डाई हो जाएगा। अदर जो टाइप है हमारे पास है वो है विरियोइड्स। विरियोइड्स क्या है, ये टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ नेकेड सर्कुलर आरएनए। एक आरएनए उसका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल है। हमने पढ़ा था कि जो वायरस पार्टिकल्स हैं उनके पास एक आउटर कवरिंग भी होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं, उस कैप्सिड के अंदर इसका न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है। मगर विरियोइड्स क्या हैं, ये वायरस पार्टिकल से भी छोटे हैं, इनके पास सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड है आरएनए का। अब ये तो आराम से डिसीज कॉज कर सकता है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मटेरियल है। तो ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा और उसके सेलुलर एंजाइम्स को यूटिलाइज करके अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। इस जो आरएनए इसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि ये प्रोटीन को यू बना सके सिंगल, मगर क्या करेगा, ये जिस होस्ट सेल में जा रहा है उसकी मशीनरी को यूटिलाइज करेगा, सेलुलर एंजाइम्स को यूटिलाइज करेगा और अपनी कॉपीज बढ़ाना शुरू कर देगा। ये जो डिसीज कॉज करेगा ये प्लांट्स में डिसीज कॉज करेगा। प्रायोन्स जो डिसीज कॉज कर रहे थे वो एनिमल्स में कॉज कर रहे थे, विरियोइड्स जो डिसीज कॉज करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में डिसीज कॉज करेंगे। सबसे फर्स्ट जो डिसीज रिपोर्ट हुई थी विरियोइड्स से वो थी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। इसके अंदर क्या होता था कि ये जो राउंडेड पोटैटोज की शेप थी ये स्पिंडल फाइबर की तरह होना शुरू हो जाती थी, इनलोंगेट होने लग जाते थे, ये लंबे होना शुरू हो जाते थे। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो आरएनए है ये इस पोटैटो के अंदर जा रहा है और अपनी कॉपीज बढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी अपने नंबर बढ़ा रहा है। नंबर बढ़ा रहा है तो क्या हो रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है। अगर राउंडेड था वो तो स्पिंडल शेप इसकी बनना शुरू हो गई थी। तो इस तरह की डिसीज को पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कहते हैं। एग्जाम में क्या आता है, इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है या इन दोनों के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ जाता है। विरियोइड्स क्या है जो प्लांट्स में डिसीज कॉज कर रहे हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। इसी तरह प्रायोन्स क्या है, एनिमल्स में डिसीज कॉज करेंगे। एनिमल्स में किस जगह डिसीज कॉज करेंगे, उनके न्यूरॉन्स को डैमेज करेंगे। ये जो है वो सिंगल नेकेड सर्कुलर आरएनए पे इनकी बॉडी कंप्राइज है, कोई आउटर कवरिंग नहीं है, कोई इनवेलप नहीं है इनके पास, और ना ही इनके पास कोई मशीनरी है कि जिसे बना यूटिलाइज करके ये अपने नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ा सके। ये जो होस्ट सेल जिसके ऊपर अटैक करेंगे उसके एंजाइम्स को यूटिलाइज करेंगे और अपने नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ाएंगे। इसी तरह जो प्रायोन्स थे वो मिसफोल्डेड प्रोटीन थी, नॉर्मल प्रोटीन के साथ अटैच होती थी और उनकी शेप चेंज कर देती थी। अगर हेलिकल प्रोटीन थी तो उसको
बीटा प्लेटेड शीट्स में या स्मूथ शीट्स में कन्वर्ट कर देती थी, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देती थी। स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उनका फंक्शन भी चेंज हो जाता था। तो इन दोनों जो विरियोइड्स और प्रिजोन है, इन पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है और इन पे डिफरेंसेस भी आ सकते हैं।